हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे जीवों का वर्गीकरण। बच्चों, अभी तक आपने पिछले वीडियोस में स्टडी की है जो बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के बारे में आपने विस्तृत अध्ययन किया है। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जीवों का वर्गीकरण, मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो आइए हम बताते हैं। सबसे पहले हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। वर्गीकरण अगर ना करें तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं सामने। देखिए, पहली चीज़, जब हम वर्गीकरण करते हैं उसकी बेसिक नीड्स क्या हैं, क्योंकि एक जीव से दूसरे जीवों में क्या रिलेशन है उसका हमें ज्ञान होता है, और साथ ही साथ एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मीन्स जैव विकास के जो प्रमाण हैं वो भी हमको स्पष्ट रूप से मिलते हैं। और साथ ही साथ ये हमें पता चलता है, जैसे हमने किसी एक प्रारूपिक जीव का अध्ययन किया है तो उस समूह के सभी जीवों की जानकारी हमको मिल जाती है। तो ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि जीवों का जो वर्गीकरण करते हैं इसके द्वारा हमें अध्ययन में सुविधा भी होती है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि इसका इतिहास क्या है, मीन्स वर्गीकरण का इतिहास। वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, तो बहुत ही संक्षेप शब्दों में बताएंगे। सबसे पहले आचार्य चरक ने प्राचीन काल में ही इसको अटेम्प्ट किया था और वर्गीकृत किया था कुछ जीवों को, तो हम उसके बारे में बताएंगे। आचार्य चरक ने सबसे पहले वर्गीकरण किया और उन्होंने उनकी जो पुस्तक थी चरक संहिता, ये बुक का नाम है चरक संहिता में उन्होंने क्लासीफाई किया, कुछ प्लांट्स को कुछ एनिमल्स को क्लासीफाई किया था। इसके पश्चात एक और वैज्ञानिक थे, या कह लीजिए महान दार्शनिक, अरस्तु, बहुत ही प्रचलित नाम है, अरिस्टोटल। अरस्तु महान दार्शनिक हैं और जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं इनको। इन्होंने अटेम्प्ट किया और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया। प्लांट्स, एनिमल्स, लगभग 200 एनिमल्स और 340 प्लांट्स को क्लासिफाई किया। लेकिन साथ ही साथ प्लांट्स की भी कुछ और कैटेगरीज हैं, यानी कि अगर हम उनको बाहर से देखें, छोटे होते हैं, उससे बड़े होते हैं, उससे बड़े होते हैं, तो इस आधार पर उन्होंने शाक, झाड़ी और वृक्ष, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज में कैटेगराइज किया। अब हम बात करें हर्ब क्या होते हैं, यानी शाक, जो छोटे पौधे होते हैं, लगभग 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट की लंबाई होती है, ये शाकीय प्लांट्स होते हैं, हर्बियेशियस प्लांट होते हैं। और झाड़ी
यानी कि जो थोड़ा सा और उनसे बड़े होते हैं कैटेगरीज में, लगभग 10 से 12 फीट की लंबाई में होते हैं। और वृक्ष जो होते हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से प्लांट्स को अलग अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिनको हम शाख, झाड़ी और वृक्ष कहते हैं। इसके पश्चात थियोप्रेस्टस, थियोप्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, फादर ऑफ यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। इन्होंने पौधों को क्लासिफाई किया। तो इस प्रकार से जो हमारा क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो कोई आज का नया सिस्टम नहीं है, जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। फिर हम बात करेंगे आगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है और उसके रूल्स क्या हैं। जिसको हम कहते हैं द्विनाम पद्धति। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव का जो हम साइंटिफिक नेम देते हैं वो इस पद्धति के अनुसार ही देते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें इस पद्धति को किसने दिया था। द्विनाम पद्धति को कैरोलस लिनियस, स्वीडन के एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति को दिया था और उन्होंने कुछ रूल्स भी बताए थे। इसके साथ साथ कैरोलस लिनियस ने लगभग 4236 स्पीशीज को क्लासिफाई किया और उनका नामकरण किया, इसलिए द्विनाम पद्धति के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। और इन्होंने जो नियम बताए थे वो इस प्रकार हैं। और इनकी जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी में वर्णन किया था इन नियमों को, सिस्टेमा नेचुरी। तो ये इनकी बहुत ही फेमस बुक है। अब इस बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं उनकी हम चर्चा करें और किस प्रकार से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम नाम देते हैं उसको जान लें। देखिए, सबसे पहले हम किसी भी जंतु का जो नाम देते हैं, साइंटिफिक नेम देते हैं, इसमें 2 वर्ड्स होते हैं। यानी कि अगर हम रूल्स की बात करें इसके तो क्या है, पहला, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नाम में जब उसको हम साइंटिफिकली एक नाम दे देते हैं जो पूरा वर्ल्ड वाइड में या कह लीजिए वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाता है, उसमें 2 वर्ड होते हैं, जीनस और स्पीशीज, वंश और जाति। वंश, जीनस एवं जाति, जिसको हम स्पीशीज कहते हैं। सबसे पहले टर्म जॉन डे ने यूज किया था जात शब्द का प्रयोग, यानी कि किसी कहने का अभिप्राय ये है किसी भी ऑर्गेनिज्म के को जब हम नाम देते हैं उसमें वंश और जाति 2 शब्द होते हैं। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वंश जो होता है जीनस, उसका जो हम पहला अक्षर लिखते हैं वो कैपिटल से लिखते हैं हमेशा। और इस प्रकार जो जाति होती है उसको स्मॉल से लिखते हैं। फिर तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जब
हम साइंटिफिक नाम यानी कि जीनस और स्पीसीज देते हैं। फिर अगर वो हैंड राइटिंग है तो दोनों नाम को हम अलग अलग यानी कि इस प्रकार से रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ये नियम है। और वहीं पर अगर जब कोई नाम हमको बुक्स में मिलता है, प्रिंट होता है, तो इटैलिक प्रिंट होता है, तिरछे अक्षरों में लिखा होता है, इट मीन्स वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। तो इस प्रकार से ये रूल होते हैं। अब हम एग्जाम्पल कुछ देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए बहुत ही कॉमन नाम है अमीबा, सब लोग जानते हैं। अमीबा का साइंटिफिक नेम जो होता है अमीबा प्रोटियस। अब देखेंगे अमीबा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अमीबा जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और प्रोटियस जो है इसकी जाति है यानी कि स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी इसके बाद हमने सेकंड पॉइंट जो बताया था कि अमीबा यानी कि जो जीनस है, जीनस का पहला जो आपने लिखा है अक्षर, ये क्या होगा, ये कैपिटल होना चाहिए, मस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे ए कैपिटल है, लेकिन वहीं पर जो जाति है उसकी स्पीशीज है, वहाँ पर ये पी आपको स्मॉल दिख रही है, यानी कि ये पी क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है इसको, स्पीशीज को। फिर थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जब हम दोनों जीनस और स्पीशीज को लिखते हैं उसके पश्चात दोनों को अलग अलग अंडरलाइन भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका साइंटिफिक नेम तैयार हुआ वो कहलाता है अमीबा का अमीबा प्रोटियस। तो इसमें जीनस और ये स्पीशीज है, अमीबा में ए कैपिटल है और पी स्मॉल है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया गया है। तो ये कुछ कॉमन रूल्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। इसी पद्धति को कहते हैं द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो कि कैरोलस लीनियस ने प्रोवाइड किया था। कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई थी, इसीलिए कैरोलस लीनियस को हम फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा। वहीं पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले लें, जैसे मान लीजिए यूग्लिना है, यूग्लिना है, इसका नाम होता है यूग्लिना विरिडिस। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ जो बी है वो स्मॉल है और ई कैपिटल है। फिर अंडरलाइन करेंगे। तो कोई भी हम नाम लिखें, किसी भी प्रकार का नाम हो, अगर वो साइंटिफिक नेम है तो इन रूल्स को फॉलो करना मस्ट है। तो ये हो गई बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसके साथ साथ हम आपको आज ये भी बताएंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, जो बहुत ही प्रचलित है और एक्सेप्ट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कहते हैं 5 जगत वर्गीकरण। 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि 5 जगत वर्गीकरण क्या है और किसने दिया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय R.H. Whittaker in 1969। यानी कि 5 जगत वर्गीकरण को R.H. Whittaker ने प्रपोज किया था 1969 में। और उन्होंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम इन 5 किंगडम में प्लेस करते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं जो बच जाए इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से। इसलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड है। इसके अलावा और जो पहले हैं प्रीवियस 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, वो उतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं एरर्स हैं। तो R.H. Whittaker ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था वो 5 किंगडम कौन से हैं, आइए हम जानते हैं। मोनेरा यानी कि जो पहला किंगडम है, ये किंगडम्स हैं,
किंगडम मोनेरा, उसके पश्चात जो सेकंड किंगडम है मोनेरा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और लास्ट एनिमेलिया। प्रोटिस्टा फंजाई को कवक कहते हैं, प्लांटी मीन्स पादप जगत, एनिमेलिया मीन्स जंतु। ये 5 किंगडम हैं। पहला मोनेरा, सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी एंड लास्ट एनिमेलिया। अब देखिए इसमें हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इसमें जो एनिमल हम प्लेस करें, तो मोनेरस में क्या आता है बेसिकली। अब हम एक एक की विस्तृत चर्चा करेंगे थोड़ा सा। मोनेरस में क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक जो होती है सेल्स वो आती हैं, प्रोकैरियोटिक। और इसके पहले प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है प्रोकैरियोटिक कैसी सेल्स होती हैं जो कि केंद्रक विहीन होती हैं। तो प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें केंद्रक विहीन होंगे यानी केंद्रक नहीं होते हैं। फिर इसके जो एग्जांपल्स हैं जनरली माइकोप्लाज्मा हैं या बैक्टीरियल सेल्स हैं जो मोनेरस में आते हैं। तो अब किसी बैक्टीरिया के क्या क्या फीचर्स होते हैं, अगर हम वहीं फूड की बात करें कि फूड कैसे लेते हैं, तो ये कुछ तो स्वपोषी कह लीजिए या बहुत अच्छा नहीं, लेकिन केमिकल्स या रसायन के द्वारा एनर्जी प्राप्त करते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। और वहीं पर बात कर लें कीमोसिंथेटिक या रसायन संश्लेषी होते हैं, केंद्रक झिल्ली में नहीं होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं, मूवमेंट भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोटिस्टन में अब इसमें प्रोकैरियोट्स के बाद ये यूकैरियोटिक कोशिकाएं आ जाती हैं, यूकैरियोटिक। अब क्या होगा, जैसे ही यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं फिर इनमें केंद्रक विकसित होता है और जो जनन होता है वो अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से होता है। मूवमेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में मूवमेंट के लिए अलग अलग कोशिकांग होते हैं, फ्लैजिला के द्वारा होता है या कह लीजिए स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। तो ये अलग अलग कोशिकांग होते हैं जिनके द्वारा मूवमेंट होता है। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो कवक है, इसमें बहुत ही एक खास बात है कि इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। ऐसे पादप हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये अपने भोजन को नहीं बना सकते हैं। तो भोजन के लिए ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं, यानी कि क्या होते हैं, ये सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर। और साथ ही साथ जो रिप्रोडक्शन का तरीका है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार से करते हैं। अलैंगिक जिनों में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं जिनका डिस्पर्सल होता है और मूवमेंट भी नहीं होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन काइटिन की बनी होती है। तो ये कुछ इसके जो कैरेक्टर्स हैं। प्लांटी में क्या होता है, सबसे खास बात अभी मैंने बताया क्लोरोफिल अनुपस्थित है, लेकिन पौधों में क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से क्या है, अगर क्लोरोफिल उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी करेंगे और प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया करेंगे तो फूड की सिंथेसिस करेंगे। मतलब सीधी सी बात
स्वकोषी होंगे। और प्रचलन की बात करें तो पौधे हैं, प्रचलन अंग नहीं होते इसलिए प्रचलन नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। और एक चीज़ है जो सेल्स होती हैं, सेल्स में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और वो भी सेलुलोज की बनी होती है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। क्लोरोफिल उपस्थित है, प्रकाश संश्लेषण होगा, स्वकोषीय होंगे, प्रचलन अनुपस्थित होगा, कोशिका के बाहर जो है कोशिका भित्ति होगी, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, केंद्रक डेवलप होता है और सारे जो सेल्स में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्लांट, इस प्रकार के जो पादप होते हैं वो प्लांटी में रखे जाते हैं। अब बात करते हैं लास्ट जंतु या एनिमल। जंतु जो है बहुत ही डेवलप होते हैं और इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसका मतलब ये परपोषी होंगे, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक से क्या होगा, यूकैरियोटिक से केंद्रक विकसित होगा, यानी कि केंद्रक उपस्थित है और एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं बाय यूजिंग कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स। तो इस प्रकार से क्या है, प्रचलन जो है प्रचलन अंगों द्वारा होता है, मूवमेंट होता है, प्रचलन अंगों के द्वारा होता है। और जनन की बात करें तो जनन दोनों प्रकार से होता है, एज लाइक प्लांट्स, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधियों द्वारा जनन होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे जितने भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो सभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं फिट हो जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो सेशन में क्या अध्ययन किया कि इतिहास क्या है वर्गीकरण का, जीवों का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, उसका इतिहास क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है और उसके क्या रूल्स हैं और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मोनेरन्स की। मोनेरन्स क्या है, उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या हैं और उनकी डिटेल स्टडी आप करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।